हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को तो पता ही होगा कि एनटीए ने एक ऐप लॉन्च करा है, एनटीए अभ्यास के नाम से, जिसके अंदर जो बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो उसके अंदर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकता है और उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट जाके दे सकता है। तो एनटीए ने इसके अंदर 9 से 10 मॉक टेस्ट डाले हैं गाइस। ठीक है, तो आप लोग उनको जाके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। तो आज मैं आपके सामने पेपर वन का, जो JEE 2020 का तैयारी कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनके लिए अगर उन्होंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करा है तो मैं उसका पेपर वन आज आप लोगों को सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है JEE 2020, जो मॉक टेस्ट दिए हुए एनटीए अभ्यास में ऐप में, तो उसके पहले पेपर का पहला क्वेश्चन है, द रेडियस रेशियो ऑफ के एफ इज 0.98, द स्ट्रक्चर ऑफ के एफ इज ऑफ द। देखो भी, सबसे पहले बात करें कि रेडियस रेशियो क्या होती है। भाई रेडियस रेशियो अगर आप लोगों को पता हो तो रेडियस रेशियो को हम लोग लिखते हैं आर प्लस बाय आर माइनस, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो अपन के लिए किसके लिए काम आती है? भाई रेडियस रेशियो से हम लोग कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? रेंज की हेल्प से। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी रेडियस रेशियो की अलग अलग रेंज होती है। तो इसकी रेंज होती है जो 0.732 से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है, 8। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सीजियम क्लोराइड के जैसा होता है। क्या अपन को यहाँ पर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.98 दे रखा है गाइस? 0.98 दे रखे हैं। 0.98 किसके अंदर लाई कर रखे हैं? 0.732 से लेके 1 के बीच में जो रेंज है इसी में लाई करेगा। इसका मतलब जो के एफ का स्ट्रक्चर है वो कैसा आ गया गाइस? CHCl के जैसा आ गया। क्लियर? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रेडियस रेशियो पे था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन 2Fe प्लस O2 से 4H प्लस 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O इफ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। और Fe प्लस 2 की हमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है O2 का, तो हमें pH निकालना है। देखो गाइस सिंपल सा हमें पता है कि जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए हमारे पास गिनी चुनी एक ही इक्वेशन है, कौन सी? नर्स्ट इक्वेशन। हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे सीधा, हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने ऑलरेडी लिख के दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट नर्स्ट इक्वेशन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लोग प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। क्लियर? अब आपको तो पता ही है एक्टिव मास की स्टोरी, कि एक्टिव मास हम लोग प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब इसने ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल दे दिया तो यहाँ तो जीरो हो गए, जब इसको मैं इधर माइनस में लेके जाऊंगा तो जीरो हो जाएगा। माइनस का 0.059 बाय एन लोग, अब देखो प्रोडक्ट साइड में क्या है भाई, Fe+2 है। तो यहाँ पर सीन क्या होता है भी, एक्टिव मास जब इसका हम लोग लिखते हैं तो इसमें जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है बेटा। ठीक है, तो Fe+2 की पावर होगी। यहाँ पर किसका, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आएगा किसका? O2 का, इनटू का किसका एक्टिव मास आ गया H प्लस का, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 4। क्लियर? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव मास इज जनरली क्या है, किसके इक्वल होता है? कॉन्सेंट्रेशन के। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से कितना आ गया गाइस? यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू लोग Fe+2 की कितनी दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन? 10⁻³ का स्क्वायर। क्लियर? अपॉन पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है? 0.01 इंटू, यही तो हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तभी pH आएगी हमारी। तो क्या इस जीरो को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, क्या लिखूँ? लॉग जीरो किसके इक्वल होता है? log 1 क्या होता है? जीरो। log 1 क्या होता है गाइस? जीरो। तो log 1 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो log से log यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब एंटी log लेके तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने कर लिया तो यहाँ से कितना आ गया भाई?
यहाँ से अपना ये लोग से लोग कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू इतना आ गया, तो यहाँ के 0.01 इंटू का h प्लस की पावर 4 इज इक्वल टू 10 की पावर -6। तो यहाँ से मैं जाऊँगा h प्लस की पावर 4 इज इक्वल टू 10 की पावर -6 अपॉन 0.01 मतलब 10 की पावर -4। तो यहाँ से h प्लस की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, ये आ गई 0.1। 0.1 का मतलब pH कितना आ गया गाइस, 1 आ गया। इसका मतलब pH 1 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है pH इक्वल टू 1, तो यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी था गाइस, डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन के ऊपर था। अब अगला क्वेश्चन दे रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलस्ट्रेट द एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एनॉमलस प्रॉपर्टी लिथियम की नहीं है वो अपन को बताना है। तो देखो लिथियम जो होता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, लिथियम किसका एलिमेंट है गाइस, ग्रुप 1 का। तो ग्रुप 1 को अगर हम लोग देखें तो LiNa लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्लियर। तो ये हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का वो क्या होता है, एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने बताना है इसमें से कौन सा एनोमलस प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। तो हम लोग बोलते हैं जो लिथियम होता है गाइस, लिथियम के अंदर क्या होता है, मेटालिक रेडियस जो इसका होता है, मेटालिक रेडियस इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मेटालिक रेडियस क्या होता है गाइस, स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं ये क्या होता है, हार्ड होता है गाइस। बट इसके अंदर पहला पॉइंट अगर मैं देखूं तो लिथियम इज मच सॉफ्टर देन अदर ग्रुप मेटल, जबकि लिथियम तो एनोमलस प्रॉपर्टी शो करने के कारण ये हार्ड होता है। ठीक है, बट इसमें सॉफ्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही वाली प्रॉपर्टी जो है वो एनोमलस प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही, क्योंकि एनोमलस की वजह से ये हार्ड हुआ, तो ये वाला ही अपना आंसर आ गया। क्लियर। ये जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है लिथियम का वो कंपैरेटिवली हाई है, ये सही है बिल्कुल, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाला भी नहीं होगा, इसके नीचे वाला, क्योंकि तीनों सही है, ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट पहले वाला नहीं कर रहा क्योंकि सॉफ्टर बता रहा है, जबकि होता क्या है, हार्ड होता है। क्लियर। चलिए, तो ये सिंपल था, मतलब एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दे रखा है भाई, क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिख रखा है। अगर आप लोगों ने, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनऑर्गेनिक कभी भी आपकी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आती गाइस। क्लियर। इनऑर्गेनिक हमेशा एनसीईआरटी से होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, N2 + 3H2 से 2NH3, 1 मोल ऑफ N2 एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर टेकन इन 15 लीटर फ्लास्क एट 20 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, प्रेशर सेटअप इन द फ्लास्क इज। ठीक है, तो देखो ये इसने क्या है ना, गैसियस स्टेट और मोल कॉन्सेप्ट के दोनों के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, इसने मिक्स कर दिए। मैंने आपको बताया था कि खाली मोल कॉन्सेप्ट से नहीं आता, वो हमेशा क्वेश्चन किससे देगा, स्टोइचोमेट्री से देगा गाइस। और स्टोइचोमेट्री में वो आपको सारा कुछ भी यूज़ करवा सकता है। ठीक है ना, आपको गैसियस स्टेट भी यूज़ करवा सकता है, आपको मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करवा सकता है। तो सिंपल सा है भाई, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, रिएक्शन लिख लेते हैं। N2 + 3H2 से क्या बना गाइस, 2NH3। अब आप लोग को पता है कि जब भी दो रिएक्टेंट दिए होते हैं, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दो रिएक्टेंट अपने पास, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो हमने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या क्या आ गया गाइस, N2 है, N2 इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये तो इनिशियल टाइम पे था, तो इस टाइम पे तो ये बना ही नहीं था। अब T = T टाइम पे ये तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे, 3। इसका मतलब जिस टाइम पे इसका 1 मोल ख़त्म हुआ, हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट कर गए, 3 मोल। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमेनिंग कितना बचा, अगर मैं यहाँ पर रिमेनिंग लिखूँ तो रिमेनिंग कितना बचा गाइस, 1 मोल बचा। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर NH3 है, तो NH3 का मोल भी निकाल लेता हूँ। किससे निकालूंगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। 1 से 2 है, तो 1 मोल से 2 मोल किसके बनेंगे, अमोनिया के। तो अमोनिया के कितने मोल फॉर्म हो गए गाइस, 2 मोल फॉर्म हो गए। तो हम लोगों ने बोला कि इसने बोला कि जैसे ही N2 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, NH3 में 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो स्टार्टिंग में, अगर मैं स्टार्टिंग में देखूँ तो स्टार्टिंग में कंटेनर में जो गैसेस थी वो सारी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कंटेनर में भी नाइट्रोजन तो ख़त्म हो गई पूरी, तो बची कौन सी, हाइड्रोजन एंड
अमोनिया। तो इस टाइम पे इसने बोला कि जब ये बचा अपने पास, तो इसने बोला कि यार यहाँ पर जो थी अभी वॉल्यूम जो थी वो 15 लीटर थी, ठीक है। नाइट्रोजन भी यहाँ पर होगी, स्टार्टिंग में तो होगी। अब नाइट्रोजन खत्म हो गई, इसने बोला जैसे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि NH3 जो है वो वाटर में क्या होगी, डिजोल्व होगी गाइस। इसका मतलब NH3 भी खत्म होगी। तो टोटल वॉल्यूम कितना था, 15 लीटर, जिसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम कितना रह गया, अगर मैं गैस का वॉल्यूम देखूं तो गैस का वॉल्यूम तो 10 लीटर ही रह गया गाइस। गैस का वॉल्यूम कितना रह गया, 10 लीटर। और गैस बची कौन सी सिस्टम है, सिर्फ हाइड्रोजन बची है। और आपको तो पता ही है कि प्रेशर जो है वो हमेशा गैस की वजह से आता है। तो गैस की वजह से प्रेशर आता है, तो लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला PV इक्वल टू NRT वाला। तो यहाँ से लगाएंगे तो P इक्वल टू NRT/V। N कितना है, 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 ही मोल बचा था अपने पास, तो 1 हो जाएगा। तो मेरे को तो यहाँ पर D वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम नीचे आएगी और वॉल्यूम क्या थी, 10 लीटर हो गई थी। बस यहाँ पर यही अपने को चीज़ क्या ध्यान रखना था कि जैसे ही वाटर मिलाया अमोनिया डिसॉल्व हो गया, तो अमोनिया गैस वहाँ पे ख़त्म हो गई। इसका मतलब गैस की जो नई वॉल्यूम आई वो आई 10 लीटर, वो 15 से क्या होगी, 10 लीटर हो गई। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है द वेपर ऑफ मर्करी एब्जॉर्ब्स, क्लियर, द वेपर ऑफ मर्करी एब्जॉर्ब्स some electron accelerated by potential difference this of voltage इतना from a rest of which। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा लैंग्वेज का दे रखा है, सिंपल सा इसका मीनिंग है कि हम लोग को क्या निकालना है, सब वेव नंबर निकालना है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए, आपको पता है अपने पास एक ही गिनी चुनी इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc/λ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसने एनर्जी दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है गाइस, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बस मेरे को क्या करना है, इसको जूल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि H की वैल्यू भी किस में होती है, जूल में होती है, जो कि हमें पता होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड। इंटू का वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। लैम्डा ये मीटर में होगा, ये निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो इसके बाद कितना आ जाएगा अपना, इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो लैम्डा मीटर में आएगा वो कितना आएगा, 3.63 इंटू 10⁻⁻6। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यही वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सब सुटेबल कंडीशन फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस आर। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए सुटेबल कंडीशन बतानी है। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। हमें पता है कि वाटर जो है वो सॉलिड से लिक्विड, इक्विलिब्रियम इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। वाटर सॉलिड से लिक्विड, क्या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को तो मेल्टिंग बोलते हैं। और आपको पता है कि ऊपर वाला प्रोसेस, फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन वाला प्रोसेस क्या होता है, एंडो। और जब रिएक्शन बैकवर्ड जाती है तो इसको फिर क्या हो जाएगा, एक्सो। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सो। अब ये एंडो है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, तो एनर्जी देंगे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में मुझे जाना है, इसका मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। तो हाई प्रेशर भी रखना पड़ेगा। इसका मतलब पहली कंडीशन मुझे दिख रही है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो है वो हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, मतलब आइस जो है सॉरी वो मेल्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। क्लियर। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट का। इस एनसीईआरटी में अपन को कोरोजन दे ही रखा है, कर ही रखा है हम लोगों ने, कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला क्वेश्चन है कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग अ कॉन्टैक्ट विद अनदर मेटल विद अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल। भाई ये तो बात गलत है। क्यों ये बात गलत क्यों है, क्योंकि भाई आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आप उसके बगल में कोई ऐसा मेटल रख देंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब वो खुद क्या होगा, रेड्यूस, और दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब यहाँ पे कोरोजन रुक थोड़ी रहे, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन आयरन का ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कोरोजन ज़्यादा होगा। जबकि उसने तो करेक्ट स्टेटमेंट बताई, तो ये तो गलत है मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, ये तो गलत हो गया। आयरन कोरोड्स इन ऑक्सीजन फ्री वाटर, भाई ये भी गलत है। भाई ऑक्सीजन फ्री वाटर में कोरोड थोड़ी होता है, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद कोरोजन ऑफ आयरन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉर्मिंग इम्परमिएबल बैरियर एट इट्स सरफेस। भाई इसको बैरियर मेथड बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। भाई हम लोग कोटिंग वोटिंग कर देते हैं जिससे कोरोजन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है।
तो तीसरा सही है। आयरन करोड्स मोर रैपिडली इन सॉल्ट वाटर बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इज हायर। ये तो गलत हो गया, क्यों भाई? जैसे ही आयरन करोड सॉल्ट वाटर में करेगा, सॉल्ट वाटर का मतलब कोई यहाँ पर NaCl ले लो, सॉल्ट वाटर का मतलब क्या ले लिया? NaCl। अब NaCl कैसे ब्रेक करता है गाइस? Na प्लस और Cl माइनस में। तो आपको तो पता ही है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा। अब Cl2 जो है वो तो इसको क्या करेगा? वो तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर ना? ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको ऑक्सीडाइज, तो इसको ऑक्सीडाइज, सॉरी यहाँ पर Cl2 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आयरन यहाँ पर करोड, इसने लिखा ना आयरन करोड मोर रैपिडली इन सॉल्ट वाटर। भाई Cl2 जो है वो क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? वो सोडियम क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? सोडियम प्लस में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये नहीं करेगा, ठीक है ना? क्लियर? या फिर वो दूसरी कंडीशन क्या है कि H प्लस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि H प्लस का हम लोग मानते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि H प्लस को ऑक्सीडाइज करके वो क्या बना लेगा, ठीक है गाइस? क्लियर? H प्लस को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, सॉरी। H प्लस को भी बोलने की बजाय ऐसे बोलना चाहिए कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 4000 एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल आर प्रेजेंट एट इतना आफ्टर 60 मिनट। मतलब रेडियो एक्टिविटी के ऊपर है भाई, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है गाइस। आप लोग को बताया था कि अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला सीधा लिख दो, K इक्वल टू 1/T ln। अब ये रेडियो एक्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं? N0/Nt। तो K इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपन को? अच्छा, डी के कॉन्स्टेंट तो निकालना है अपन को, 1/60 ln। N0 कितना दिया हुआ है? 4000। Nt कितना दिया हुआ है? 500। तो पहले तो ये काट लो भाई, 8 पे गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 ln 2 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया? ln 2/30। तो ln 2 ln 2 है ना, सॉरी 3 ln 2 आएगा। 8 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 3। तो 3 ln 2 आएगा तो 20 रह गया। तो ln 2/20 कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन भाई अपन को दिख रहा है, तो अपना बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। ln 2/20, दिस इज आवर आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, डायरेक्ट अगर आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्लियर? और अगर आप लोग मेरे नोट्स पढ़ रहे होगे भाई, जो बच्चे मेरे डायरेक्ट क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं गाइस, ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन अभ्यास इस पहले पेपर में तो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है भैया, क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन बीइंग हीटेड लॉसेस 45.6% ऑफ इट्स वाटर वेट। क्लियर? तो देखो अभी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, देखना भाई इसने एम्पेरिकल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे दिया है, बट यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली क्या है कि इसने बोला क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब कोई भी मैं एक सॉल्ट ले रहा हूँ, मान लो एक्स सॉल्ट ले लिया जिसके एक्स मोल वाटर है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट। भाई ये वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देना तो इसको हाइड्रेटेड। अब किसी भी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल को हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एक तो अपना सॉलिड पार्ट में चल जाएगा, प्लस जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसने बोला है जो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट है ऑन बीइंग हीटेड लॉसेस इतना परसेंट ऑफ इट्स वेट। मतलब इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट कितना दे दिया? 45.6%। इसका मतलब अगर टोटल 100% था तो ये जो सॉलिड वाला पार्ट है इसका कितना होगा? 100 माइनस का 45.6, मतलब ये कितना हो गया? 54.4 हो गया, 54.4 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूँ? क्या मैं मोलर मास निकाल सकता हूँ? तो मोलर मास निकालूंगा कैसे आएगा? 54.4 तो ये था ही, अपॉन 100 इंटू का कितना कितना गाइस? 54.4 अपॉन 100 इंटू का कितना? 45.6 था ना। तो बस ये हमने कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा? अपना मोलर मास आ जाएगा गाइस। उसके बाद क्या करना है, ये अपन को परसेंटेज दे रखी है, यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्लियर?
तो सिंपल क्वेश्चन था गाइस, आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, एसिटाइलिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। एसिटाइलिन किस रिएक्शन से ऑब्टेन्ड होता है? देखो भी पहली रिएक्शन से तो अपने को पता है CO2 और क्या हो जाएगी, H2 रिलीज हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो नहीं होगा, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखे तो हाँ, दूसरी NCERT की रिएक्शन है, भी इसके 2 मोल ले ले, इसके 6 मोल ले ले, तो यहाँ पर क्या रिलीज हो जाती है, एसिटाइलिन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये अपना ऑप्शन डी आ गया। तीसरा क्या अपन को पता है, इवन रिएक्शन है, ठीक है ना, इवन मैकेनिज्म है। ये क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं इसको। चौथे में यहाँ पर क्या बन जाएगा, BeOH होल ट्वाइस प्लस का CH4 मीथेन गैस निकल जाएगी। चारों NCERT की रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, बी ऑप्शन इसका आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, ठीक है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर इतना स्टेप नहीं कर पा रहे आप लोग तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। क्लियर। तो ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगला क्वेश्चन भी अच्छा था, नो डाउट। क्लियर। तो आप लोग इनको ध्यान से देखें भी। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन की बात करूं, फ्रोथ फ्लोटेशन, तो हमें पता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो है वो बेस्ट जो होता है, वो बेस्ट किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए होता है। किसके लिए होता है गाइस, सल्फाइड ओर्स के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गैलेना, तो गैलेना का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता वो देख लो, गैलेना होता है PbS। इसका मतलब ये सल्फाइड ओर है, ये आंसर आ गया। इसका मतलब सिंगल करेक्ट है, तो सिंगल करेक्ट का मतलब यही आंसर होगा। बाकियों का भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये होता है कॉपर कार्बोनेट OH ट्वाइस। क्लियर। मैग्नेटाइट क्या होता है गाइस, ये होता है Fe। क्लियर। Fe2O3, ठीक है ना, दिस इज द आयरन ऑक्साइड। और सिड्राइट जो होता है वो आयरन का कार्बोनेट और होता है FeCO3। तो ये इनके फॉर्मूले होते हैं गाइस सारे, ठीक है। तो पहला आंसर अपना करेक्ट है, NCERT का क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक तो आप देख ही रहे हो, NCERT से बाहर आ ही नहीं रही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखना गाइस, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X, भाई कोई एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया X, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी दे रही है, इसके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और इसके बाद 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी है, ठीक है। इसको रिएक्ट किसके साथ करा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा। तो यहाँ से रूम टेम्परेचर पे इसको हीट करा, ठीक है, हीट कर दिया रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ से कोई कंपाउंड मिला Y। अब इसने हिंट क्या दे दिया कि जो Y है ये आइसोस्ट्रक्चरल है बेंजीन के साथ। तो आपको पता ही है, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात कर रहा है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे बोलते हैं, B3N3H6। और आपको पता है ये B3N3H6 कैसे बनेगा, इसका मतलब ये जो X है ये क्या होगा, डाइबोरेन होगा, B2H6 होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, X B2H6 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो अगर आप लोगों ने NCERT इनऑर्गेनिक की अच्छी तरह करी है, तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाई रेडिकल। तो बाई रेडिकल गाइस, बाई रेडिकल क्या होता है कि जो दो रेडिकल आपस में साथ में अटैच कर सके, ठीक है, दो रेडिकल्स को क्या कर सके, अटैच कर सके। तो ये क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे डाउट है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि डाटाबेस क्वेश्चन है आपको याद ही रखना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका इथाइलिडीन होना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको इसका कंफर्म करके बता दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसका गलत है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो मैंने वैसे इसके बारे में देखा था, बट ये कभी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं आज तक, ठीक है, बाई रेडिकल्स क्या होते हैं ये। तो मेरे अकॉर्डिंग इथाइलिडीन होना चाहिए, थाइलिडाइन, ठीक है। बट फिर भी अगर इफ इन केस कुछ और आंसर आता है तो जरूर इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ गैसियस रिएक्शन एट एन इनिशियल प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इतना, व्हेन द प्रेशर इज 40 किलो पास्कल द हाफ लाइफ पीरियड इज इतना, ठीक है। तो देखो 80 से 40 हो रहा है मतलब हाफ हो रहा है, 80 से 40 हो रहा है मतलब आधा आ रहा है, बिल्कुल आधा हो रहा है, 1/2। क्लियर। तो यहाँ से इसने बोला कि स्टार्टिंग में 350 था, 350 से 175 है गया, इसका मतलब ये भी आधा हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी तो जीरो ऑर्डर की होती है, तो पहला ऑप्शन ही आ गया देखते ही। तो ऑर्डर इसने पूछा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक आपको कॉपी में लिखवा रखी थी गाइस, ठीक है, कॉपी नोटबुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोटबुक में करवा रखा था, सीधा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट कर देगी।
अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्वस सॉल्यूशन द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर कार्बोनिक एसिड इज। तो देखो भाई, कार्बोनिक एसिड K1 कितना दे रखा है अपने को 4.2 इंटू 10⁻⁻7। K2 कितना दे रखा है अपन को 4.8 इंटू 10⁻11। क्या यहाँ पर एक तो डाटा देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो K1 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है K2 से। क्लियर, K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। अब आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी डाइप्रोटिक एसिड या ट्राइप्रोटिक एसिड आ जाए तो हम लोग एक ही स्टेप में सारे हाइड्रोजन नहीं निकालते, हम लोग अलग अलग एक एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन निकालते हैं। तो यहाँ पर H प्लस और HCO3 माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर जब HCO3 माइनस से वापस से एक और H प्लस निकालूंगा तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2 आ गया, इसका कांस्टेंट मतलब एसिडिक कांस्टेंट K2 आ गया। तो यहाँ पर फिर H प्लस निकला और क्या निकल गया CO3-2। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो इस पर क्या लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर, ठीक है भाई। तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट की कंडीशन क्या पढ़ते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट में जो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा कहाँ से आती है, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट से। स्ट्रॉन्ग इसमें कौन है, आपको पता ही है कि K1 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है K2 के कंपेयर में, इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगी, H2CO3 से। तो देखो अब 1 मोल यहाँ पर H2CO3 है, ये किसमें टूटा H प्लस और HCO3 माइनस, मतलब ये जितना H प्लस दिया होगा इसने उतना ही HCO3 माइनस दिया होगा। तो इसने पूछा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल दैट ऑफ कार्बोनेट। भाई बिल्कुल गलत है, डबल तो नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत आ गया, डबल तो नहीं है। दूसरा इसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन इज 0.034। भाई इसने H2CO3 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.0324, इसने बोला 0.034, इसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन भी इतनी रहेगी, नहीं रहेगी भाई, इसकी रहती बाई कार्बोनेट की रहती इतनी। ठीक है, ये गलत हो गया। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इज ग्रेटर देन HCO3 माइनस, गलत। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड HCO3 माइनस अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग 3 हैलाइड्स। अपने को बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है, तो आपको तो पता ही है इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है इसका सबसे ज़्यादा होगा, पहला सबसे ज़्यादा, दूसरे के अंदर रेजोनेंस है, तीसरे में भी रेजोनेंस है। बट क्योंकि तीसरे में बेंजीन लगा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है ना, इसने क्या कर रखा है बेंजीन के साथ डायरेक्ट क्या लगा हुआ है क्लोरीन, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा छोटी होगी, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही अपना आंसर आ गया गाइस। क्लियर, चलिए अगला इसने दिया द ज्योमेट्री ऑफ XeO4 बाय वेस्पर थ्योरीज। भाई देखो जब भी आपको ज्योमेट्री निकालनी होती है, आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट बताया था, क्या, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। इसमें V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के, M क्या नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, C क्या कैटायन का चार्ज, A क्या एनायन का चार्ज। गिन लो भाई, हाफ जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन डाईवेलेंट है नहीं गिनेगे, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है गिनेगे, 8 प्लस 4 12, 12/2 6, 6 का मतलब sp3d2। क्लियर, क्लियर है, ये 6 हो गया ना, 6 का मतलब sp3d2। अब sp3d2 की शेप क्या होती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। बट क्योंकि जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर कितने हो रहे इसके, एक तो ऑक्सीजन ने कर लिया और 4 किसने कर लिए, फ्लोरीन ने कर लिए। इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर बच रहा होगा, ठीक है, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है हम लोगों का गाइस करेक्ट हो गया। क्लियर, तो बी ऑप्शन इसका आ गया गाइस। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच द पॉलीमर्स इन कॉलम ए विद देयर मेन यूजेस इन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अपन को बताना है पॉलीस्टाइरिन, ग्लिप्टल, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ठीक है, एंड कंप्यूटर बेकलाइट कंप्यूटर डिस्क। मतलब अपन को कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो PVC आपको पता ही, पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके लिए होता है, PVC किसके लिए बनाया जाता है गाइस, टॉयज के मैन्युफैक्चर के लिए बनाया, किसके लिए बनाया जाता है, बेकलाइट बताओ। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को पता हो तो पॉलीमर का डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, ये NCERT में डायरेक्ट दे रखा है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग बात करें PVC, तो PVC आपको पता है गाइस, PVC की पाइप्स भी बनती है, आप लोगों ने देखोगी प्लास्टिक की। तो PVC जो है ये टॉयज बनाने के काम आता है। तो C का थर्ड आ गया गाइस। C का थर्ड वाला कितने ऑप्शन है भाई, देखो 2 तो ऑप्शन वैसे ही गए, अब बचे ये 2 B और C में से।
सी का थर्ड आ गया। अच्छा, और किसके बारे में पता है अपन को? बेकलाइट के बारे में पता है। बेकलाइट किसके अंदर यूज होता है? पेंट्स एंड लैक्वर्स के अंदर यूज होता है, मतलब डी का फर्स्ट आएगा। डी का वन किसी में है क्या? डी का वन इसमें है, तो सी आ गया गाइस। क्लियर? चलिए अगला है रेशियो ऑफ डेल्टा टी बी अपॉन के बी ऑफ 10 ग्राम AB2 and 14 gram A2B per 100 gram of solvent in their respective solution. AB2 and A2B both are known electrolyte is 1 mole per kg, मतलब इसने मोलैलिटी क्या दे दी है? 1 दे दिया गाइस। एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर में भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पलर का भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर में, ठीक है। तो देखना भाई, डेल्टा टी बी क्या होता है गाइस? इज इक्वल टू के बी इंटू का एम इंटू का आई, ठीक है ना। आई यहाँ पर क्या? वेंटो फैक्टर, जो बताता है कि अपन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो इसने बोला डेल्टा टी बी अपॉन के बी का इसने रेशो दे दिया। डेल्टा टी बी अपॉन के बी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलैलिटी। तो इसने डेल्टा टी बी अपॉन के बी जो है रेशो 10 ग्राम AB2 एंड 14 ग्राम A2B पर 100 ग्राम ऑफ सेल सॉल्वेंट इज 1, मतलब इसने बेसिकली मोलैलिटी को 1 दे दिया गाइस। क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे गाइस? जो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी तो 1 दे दी है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? तो इसने AB2 का 10 ग्राम दे रखा है, मैं AB2 के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैंने M लिख दिया, MAB2 इंटू का मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 100 दे रखा है, अब इंटू का 1000 भी करूँगा मैं। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से MAB2 कितना आ गया गाइस? AB2 का मोलर मास कितना आ गया? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 100 100 ग्राम आ गया। क्लियर? 100 ग्राम पर मोल। अब ऐसे मैं किसके लिए निकाल लूँगा? A2B के निकाल लूँगा। A2B के लिए कितना आएगा गाइस? ये आ जाएगा 14 अपॉन मोलर मास A2B इंटू का 100 इंटू का 1000। तो यहाँ से कितना आ गया गाइस? 140 आ गया। तो मतलब मोलर मास ऑफ A2B कितना आ गया गाइस? 140। क्लियर? देखो बस अपने पास 2 इक्वेशन बन जाएगी। AB2 के मोलर मास को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस? AB2 के मोलर मास को मैं लिख सकता हूँ, अगर A का मैं x मान लूँ, B का मैं y मान लूँ, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2y, x प्लस 2y का वैल्यू कितना दे दिया? 100, और 2x प्लस y का वैल्यू कितना दे दिया अपन को? 140। इनको सॉल्व कर लेंगे भाई, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे यहाँ पर भाई? अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन कर दूँ, एलिमिनेशन का तो फ़ायदा नहीं है भाई। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ? x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। x का वैल्यू क्या आएगा? 100 माइनस 2y, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ से देखो ना, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी? 100 माइनस का 2y, यहाँ पर पुट कर दो, तो ये कितना हो गया? 200 माइनस का 4y प्लस का y इज इक्वल टू 140। क्लियर? तो ये आ गया 200 माइनस का 3y इज इक्वल टू 140। तो 140 में से 200 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 60 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 20 आ गया। अगर y 20 आ गया तो ये कितना आ गया? x 60 आ गया। तो x 60 और y 20, तो A और B इसने पूछा था, तो B ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ना, कन्फ्यूज़न हो सकती है। ये देखो C ऑप्शन इसने 20 60 दे रखा है, ये y और x है, ठीक है ना। जबकि इसने x और y की वैल्यू पूछी है, तो अपन क्या करेंगे? बी ऑप्शन दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, बट अच्छा था, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था बट अच्छा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेट द हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूरेन इन किलोजूल पर मोल यूजिंग द डाटा, ठीक है भाई। अपन को डाटा दे रखे है, फ्यूरेन का एटोमाइजेशन निकालना है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर इतना इतना इतना, फिल योर आंसर डिवाइडिंग बाय 100। तो गाइस पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो इसने क्वेश्चन दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ एटोमाइजेशन का अगर मैं मीनिंग देखूं, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है एटम में कन्वर्ट करने में,
एटम में कन्वर्ट करने पर कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसने ऊपर तो हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल दिया और नीचे उसकी धजिया उड़ा रखी है हीट ऑफ एटमाइजेशन की। भाई इसने हीट ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन ही बिगाड़ दी ना, इसने तो इसकी लंका लगा दी है। क्यों, इसने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या दे रखा है, हीट ऑफ एटमाइजेशन, जबकि हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि एटम में कन्वर्ट होने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बोनस है गाइस, तो हम लोग इसको सॉल्व करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही गलत है तो इसको बोनस देना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करके क्या फायदा है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट विद सोडियम मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखना भाई अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। तो सबसे पहले अपन को इसका C4H10O के आइसोमर निकालने का। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको मैंने बताया था कि DU निकाल ले करो, DBE भी बोलते हैं, DU भी बोलते हैं, ठीक है। तो DBE मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दे रखा है और आपको DBE निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। नंबर ऑफ कार्बन गिन लो इंटू 2 प्लस का नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू का -1 प्लस का नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इंटू का 1 प्लस का नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंटू का -1 अपॉन 2, ठीक है। एंड इसके बाद +1 करना है। तो गिनो जरा, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन कितने 10 इंटू -1 माइनस का 10, तो 8 माइनस 10 माइनस का 2 रह गया, ऑक्सीजन कहीं आ ही नहीं रहा, बाकी 0 0 है सब। तो -2 अपॉन 2 तो कितना आ गया -1 माइनस का 1 प्लस का 1 0। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। DB मतलब पाई बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब C4H10O कैसा होगा, देखो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, OH लगा होगा, इथेनॉल है ना, ये अल्कोहल है ये। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा C4H10O का, C4H10O का, क्लियर। इस तरह से स्ट्रक्चर पाएगा। अब आपको पता ही है जब ये है तो इसके 4 क्या बनेंगे, आइसोमर बनेंगे। कौन कौन से भाई, एक तो N बनेगा, N ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है। एक कौन सा बनेगा, आइसोब्यूटेनॉल बनेगा। आप लोग को जनरल शॉर्टकट बता रखे है ना कि 4 आ जाए तो ये तो बनने ही बनने हैं। सेकेंडरी ब्यूटेनॉल सीधा NCERT का क्वेश्चन है यार, ठीक है। और कौन सा, टर्शरी ब्यूटेनॉल, क्लियर। तो ये जनरल नेम मैंने लिख दिए, 4 बनेंगे, 4 ही सोडियम से रिएक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आ गया, ठीक है। इसने बोला स्टीरियो आइसोमर एक्सक्लूड करने हैं, तो इसमें किसी में स्टीरियो केमिस्ट्री है ही नहीं, तो 4 इसका आंसर आ गया, क्लियर। ये फॉर्मूला पीछे वाला ध्यान रखना भी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है हमेशा वैलिड है, ऐसा नहीं इसी केस में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, अभी अपन को थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखने से प्रतीत हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, बहुत सिंपल सा है। In a process of 701 joule of heat, 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system, ठीक है। What is the change in internal energy? तो भैया फ्लोट के ऊपर क्वेश्चन है। फ्लोट को मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि क्या बोलता है, du इज इक्वल टू dq प्लस का dw, ठीक है। तो इसने हीट कितनी दे दी है, वो इसने दे दी है 701 जूल, और इसने वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर यूनिट का बहुत खेल है गाइस कि हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट जब भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 394। तो 701 में से 394 घटाने, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 10 में से 9 गया 1, क्लियर। सॉरी 9 में से 9 गया 0, या 11 में से 4 गए थे ना 7, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 307 आ गया। तो 307 जूल अपना आंसर आ गया गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देते 307 जूल, क्लियर। 307 जूल इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी आर इतना एंड इतना, द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। तो देखना गाइस सीधा फॉर्मूला होता है, बट जनरली यूज़ ज़्यादा नहीं होता, बट इसमें क्वेश्चन दे दिया है तो अपन बता देते हैं। परसेंट आयनिक करेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब वैल्यू दे रखी है तो सीधा फॉर्मूला होता है गाइस 16 इंटू काई ए माइनस का काई बी प्लस 3.5 इंटू का काई ए माइनस का काई बी का स्क्वायर,
ठीक है ना, होल स्क्वायर, इसका काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर। तो ये सीधा फॉर्मूला होता है गाइस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, जब भी हमें बॉन्ड की क्या दे रखी हो, मतलब दो आइटम्स की क्या दे रखी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस वाले फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे, ठीक है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के ये काम आता है। क्लियर, क्लियर है गाइस, बिल्कुल, ठीक है, इसको, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का। क्लियर है गाइस, तो ये जो है हम लोग के क्वेश्चन जो है लास्ट एक रह गया 25th, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ के आई। अच्छा, के आई का मोलैलिटी निकालना है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस के आई इज इतना। देखो भाई, तो आपको मैंने बताया था गाइस 20% मास बाय मास दे रखा है, मतलब 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे रखा है एक्वस के। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम जो के आई है वो किस में प्रेजेंट होगा, इस प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या क्या पता लग गया, मुझे सॉल्यूशन का मास पता लग गया और मुझे सॉल्यूट का मास पता लग गया। ठीक है, मुझे डेंसिटी दे रखी है, मेरे को मोलैलिटी निकालनी है, तो मैं क्या सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल लूँगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस, सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास कितना है, 20 ग्राम है, तो 80 ग्राम क्या रह गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। तो बस कुछ नहीं करना, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए क्या निकालने पड़ेगी, मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। मोलैलिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा, मोल देखना पड़ेगा। तो मोल कितना आ गया गाइस, देखो भी, मोल कितना आ गया, मोल अपना आ गया, देखना इधर। तो मोल कैसे निकालेंगे, 20 इसका मास है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आ जाएगा गाइस यहाँ पर, अपॉन मोलर मास, के आई का मोलर मास। तो के आई का मोलर मास क्या होगा, पोटेशियम का 39 होता है। अब आयोडीन का भी इसको देना पड़ेगा भाई, यहाँ पर आयोडीन का डाटा तो कुछ ना कुछ लिखेगा ना, के आई का ऐसे मोलर मास कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करें, इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट योर फाइनल आंसर बाय राउंडिंग ऑफ द मोलैलिटी करेक्ट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 10। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोलर मास ऑफ के, यहाँ से मोल निकल गए। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लो, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास अपन को पता है 100 है, ठीक है, इनटू का 1000। बस यहाँ से क्या आ गई, मोलैलिटी आ गई, आपका आंसर आ गया। क्लियर है गाइस, चलिए, तो ये थे अपने क्वेश्चन, पहला पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे बेनिफिट क्या है, जो भी लेटेस्ट वीडियो चैनल पे आएगी वो सबसे पहले आपको दिखेगी, ठीक है। और मैं इसको कॉन्टीन्यूसली आपको हर पेपर का सॉल्यूशन डालूंगा। क्लियर, हर हर दिन आपके पास एक पेपर का सॉल्यूशन आएगा गाइस, हर दिन मैं आपको हर रोज एक एक पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, जेई के पेपर का। क्लियर, और जैसे ही जेई के पेपर खत्म होते हैं फिर मैं आपको नीट के पेपर्स के सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर है गाइस, ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर जेई 2020 एग्जाम।